मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज़ के जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज के हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की एक्सरसाइज से। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं होती है किसी भी वजह से, उनके लिए मैंने स्क्रीन पर ही आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एकदम अवेलेबल कर रखी है और उनके क्वेश्चंस आपको सामने सामने दिख रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, और अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड स्फेयर हैविंग ए चार्ज, और इन पे क्या क्या चार्ज हैं। एक बॉडी पर चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे पर चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों चार्ज के जो बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर, राइट। और हमें बोला है कि इनके बीच में एयर मीडियम है। तो हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। यही पढ़ते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। तो ये हमने कूलम्ब्स लॉ लिख दिया और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो क्योंकि अभी मीडियम क्या है? एयर, और एयर के लिए K का वैल्यू पढ़ाया जाता है 9 × 10⁹ इंटू चार्ज। चार्ज हम कितना रखेंगे? 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 कितना रखेंगे? 3 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? इनके बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और अगर मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ मीटर में तो 10⁻⁻2, तो ये मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैलकुलेशन हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, आपके सामने कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 9 × 2 × 3 और 7 7 14 और -14 10 की पावर, और उसमें से 9 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? उसमें से अगर मैं 9 हटा दूंगा 14 में से तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों? 5। ये मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 30 × 10⁻⁻2। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और 10⁻⁻2 का हो जाएगा स्क्वायर 10⁻⁻4। ठीक है बच्चों, इसे कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। यानी कि ये जो आप फोर्स निकाल रहे हैं यह फोर्स रिपल्सिव होगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिस इज एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन से बात करते हैं आगे की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, अब सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमसे कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज़ 0.2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपके पास दो चार्ज हैं और उन चार्ज का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है। फर्स्ट चार्ज का वैल्यू है 0.4 माइक्रो, का मतलब होता है 10⁻⁻6, ये फर्स्ट चार्ज है। एंड सेकंड चार्ज इज़ 0.8 माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन नहीं करा हुआ है, लेकिन इनमें जो फोर्स लग रहा है 0.2 वो मुझे गिवन है। तो बच्चों इसके भी जवाब में मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूँगा K Q1 Q2 अपॉन में R²।
और फोर्स की जगह पे 0.2 लिख दूंगा क्योंकि उसने वो फोर्स मुझे गिवन करा हुआ था। के की जगह लिखा जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 लिखा जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 और Q2 लिखा जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। बच्चों देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर ये समझना है कि इसने जो हमें चार्ज दिया था वो दिया था -0.8, पर जब मैंने अपने फॉर्मूले में इसे रखा तो मैंने उस माइनस को नहीं लिया। इसके पीछे ये कारण है कि कुलाम्स लॉ में यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मैग्नीट्यूड रखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखा जाता है तो मुझे साइन से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव है चाहे वो चार्ज नेगेटिव है। हम बस यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद मैं यहाँ से आर स्क्वायर को फाइंड कर लूँगा। आर स्क्वायर को फाइंड कर लूँगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और 10 की पावर पे चलेगा 6 और 6 10 की पावर -12, जिसमें से आप 9 हटाएंगे तो 10 की पावर -3 अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास? 0.2। डेसिमल से डेसिमल लीव हो जाते हैं, आपको भी पता है। और इसे कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.12 मीटर। कितना? 0.12 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये तो ए पार्ट का जवाब है। जब उसने हमसे पूछा है, देखो ए पार्ट में, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर्स, तो मेरा आर का वैल्यू कितना आ गया? 0.12 मीटर। और वी कैन राइट 12 सेंटीमीटर आल्सो। हम इसे 12 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसे 12 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। इसके बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फेयर ड्यू टू फर्स्ट। आपको भी पता है कि इन दोनों के बीच में न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होता है। जैसे कि हम पढ़ते हुए आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, कि क्या होता है कि ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर। दोनों के बीच में जो फोर्स है वो 0.2 ही रहेगा। इसीलिए बी पार्ट का जवाब होगा, जब वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, इसका मतलब है कि जो फोर्स है सेकंड स्फीयर पर वो पहले के द्वारा लगाई जो फोर्स जा रही है कितना होगा? तो जवाब है 0.2 ही रहेगा, क्योंकि इस पर भी 0.2 का फोर्स रहेगा और इस पर भी 0.2 का फोर्स रहेगा। क्लियर? चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो हमारे पास एनसीईआरटी में थर्ड क्वेश्चन आता है, चेक द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। ओके, हमें बताना है कि ये जो रेशो है ये डायमेंशनलेस है। लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। ओके, मतलब हमें के का वैल्यू पता होता है। कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसे हम 11th क्लास में पढ़ते थे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उन टेबल्स को देख करके आप फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू याद करो। ठीक है, तो हमने याद कर ली, हमें पता होता है कि इतनी होती है। जिसे नहीं पता उसके लिए मैं, बच्चे के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो के का वैल्यू कितना होता है एयर में? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये हमें पता होता है। और ई का वैल्यू, तो चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये भी हमें पता होता है। और एम पी जो यूज़ हो रहा है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वर्ड एम पी, दिस इज़ मास ऑफ प्रोटोन, और प्रोटोन का मास आप सबको पता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg एज्यूम करेंगे, होता भी इतना ही है। अब वो कह रहा है कि एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, कह रहा है आप पहले तो इस रेशो को निकालेंगे और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो वो कह रहा था कि हमें जो चेक करनी है वैल्यू, वो ये चेक करनी है कि ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी।
ठीक है, MEMP, वो यही कह रहा था हमें। तो कह रहा था कि आपको ये बताना है कि चेक द रेशो इज़ डायमेंशनलेस, क्या ये डायमेंशनलेस है? तो बच्चों आपको पता होगा कि ये रेशो डायमेंशन लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये जो क्वांटिटी है कि E² अपॉन में R स्क्वायर और GM1 M2 अपॉन में R स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्वांटिटी भी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और नीचे वाली क्वांटिटी भी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। R क्या है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, या आप कह सकते हो दो मास के बीच का डिस्टेंस, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब ऊपर भी न्यूटन, नीचे भी न्यूटन, तो अगर यूनिट से यूनिट कट गई तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू इस वक्त आप देख रहे हैं, दिस इज़ डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस वैल्यू होगी। तो पहले मैं पूछा था चेक द रेशो इज डायमेंशनलेस, तो क्या जवाब होगा? यस, दिस इज डायमेंशनलेस। क्या लिखोगे? यस, दिस इज डायमेंशनलेस। रीज़न आपके सामने है। ओके, अब वो आगे क्या बोल रहा था? डिटरमाइन द रेशो, हमें इसका रेशो भी निकालना है। आइए इसका रेशो फाइंड करते हैं। रेशो के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ती हैं, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी। के की जगह पुट करा 9 × 10 की पावर 9, ई की जगह पुट करा 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसी तरह से g का वैल्यू हम रखेंगे 6.67 × 10 की पावर -11, राइट। me और mp यहाँ से हम ले लेंगे वैल्यूज़, तो कितनी कितनी आएंगी? 9.1 × 10 की पावर -31, और क्या वैल्यू आएंगी? 1.66 × 10 की पावर -27। दोनों वैल्यू आने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने पर पूरा कैलकुलेशन जब आप इसे करेंगे ओपन करके, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.29 × 10 की पावर 39। अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है बच्चों, तो वो मुझे मैसेज करके या क्लास में बता सकता है कि सर आपने इसका कैलकुलेशन कैसे फाइंड करा, ठीक है। अगर किसी को डिवाइड या काटने में कोई दिक्कत होता है, ठीक है। तो वो हमसे कह रहा था कि ठीक है आपने इसका रेशो निकालना था। बच्चों मैंने इस वैल्यू का, ये जो क्वेश्चन में था, इसका मैंने आपके सामने रेशो भी निकाल दिया। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2.29 × 10 की पावर 39, यानी कि ke²/r² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बताया था। ये जो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है GMEMP, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स को, याद करो अभी लिखवाया था मैंने। और ये रेशो कितना आ रहा है? ये रेशो आ रहा है 2.29 × 10 की पावर 39। और अब वो मुझसे आगे बोलता है क्वेश्चन में, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, इस रेशो का क्या मतलब है और इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखूं तो वो 2.29 × 10 की पावर 39, और यहाँ पर आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप मुझे बताओ दोनों फोर्स में बड़ा वैल्यू किसका आएगा? जाहिर सी बात है दोनों में बड़ा वैल्यू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आएगा, क्योंकि ये हमें ये समझा रहा है कि भाई 10 की पावर 39 गुना ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि वो उतना गुना ज़्यादा है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लो, क्या लिखोगे? व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई का जवाब होगा कि द रेशो सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, राइट। अगर कोई भी बच्चा बहुत धीरे लिखता होगा तो वो आराम से वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्यूशन नोट करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम जब फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या मिलता है उसके ऊपर बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास,
ये बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो मैं पहले आपको ए पार्ट का ही जवाब देता हूँ। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। वो हमसे कह रहा है कि क्वांटाइजेशन वाली स्टेटमेंट आप लोगों ने याद होगी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता था कि जो हमारा चार्ज है फ्री चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर में आएगा, स्मॉल यूनिट ई के इंटीजर में आएगा ना। एन क्या होता था? एन एक इंटीजर नंबर होता था। जैसे एन की वैल्यू क्या चलेगी? 1 2 3 4 इंक्लूडिंग जीरो भी रहता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस में रहेगा? इंटीजर में। वो कह रहा है क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्वांटाइजेशन की स्टेटमेंट कहते थे। और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो आपका इक्वल होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि टोटल चार्ज इंटीजर मल्टीपल होता है किसके? ई के। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है बच्चों, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। कहता है जब हम लार्ज स्केल का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक। कहता है जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को डील करते हैं तो आप क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं। इसका बच्चे सिंपल सा जवाब ये होता है कि जब हम क्वांटाइजेशन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो उसका वहाँ पर नो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, उसका वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि ध्यान से सुनना सबके सब, क्योंकि जो चार्ज होता है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब एक बड़े पैमाने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्योंकि जो चार्ज होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? एज़ कंपेयर टू हमारे जो एलिमेंट्री चार्ज होते हैं। एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की बात होती है। यहाँ पर जो फॉर्मूले में आपने Ne लिखा, इसमें E क्या होता है? इसमें E होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से चार्ज काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है एज़ कंपेयर टू एलिमेंट्री। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल से भी मैं आपको क्लैरिफाई करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप मान लो एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज एज्यूम करो, लेट सपोज मैंने एज्यूम करा कि मेरी बॉडी पे जो चार्ज है वो 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम चार्ज इज़ ए मैक्रोस्कोपिक लेवल। ये बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। कैसे? देखिए 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आइए आपको समझाते हैं। हमने Q इजिकल टू एन ई में Q की जगह 1 रखा, एन ई की जगह 1.6 10⁻⁻19 का यूज़ करा। ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ से हम इसे डिवाइड करके n का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आएगा? तो डेसिमल जाएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है, और 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो 5/8 आ गया। अब 5/8 कितना होगा? 0.50 हो गया। 8 6 जा 48, 2 कैरी आ गया, आपको भी पता है, तो 2 5 कैंसिल हो गया पूरा, 10⁻19, यानी कि अप्रॉक्सीमेट ये नंबर आएगा 625 इंटू 10⁻16, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। n क्या होता है हमारा? n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10⁻16। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही थी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वेरी लार्ज होता है, किसके?
ई से अगर आप कंपेयर करते हैं तो अब आप देख लीजिए, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक कूलाम के अंदर आपके पास 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन है, 16। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हुआ ना। तो इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और अगर आप एक एक करके गिनोगे तो ये तो बहुत वक्त लगा देंगे, 10 की पावर 16। इसीलिए जो स्टेटमेंट आपके सामने है इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आता है, मतलब काफ़ी लार्ज वैल्यू आ जाती है एलिमेंट्री चार्ज के कंपैरिजन में। ये इसका जवाब होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। तो स्टेटमेंट था वाई कैन इग्नोर, तो आपको जवाब दे दिया कि इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगले एग्जाम्पल के सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, उनके कैलकुलेशंस हो गई हैं। आइए 4th एग्जाम्पल के पास चलते हैं। ठीक है, 4th एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखिए 4th एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि गिलास के रॉड को जब आप रब्ड करते हो सिल्क के क्लॉथ पे, ठीक है, गिलास के रॉड को जब आप सिल्क के कपड़े पर रब्ड करते हो तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पर चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। आपको याद होगा कि अगर मेरे पास गिलास का रॉड है और मेरे पास एक सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, तो जो गिलास का रॉड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में भी इसका एक्सप्लेनेशन है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, गिलास और सिल्क का। तो वो कह रहा है कि ठीक है, इनके पास जब ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह से पेयर ऑफ चार्ज बन जाएगा, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो कह रहा है एक्सप्लेन करो इस फिनोमिनन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। यहाँ पर क्या होता है, जब आप रब करते हो ऑन रबिंग, जब आप दो बॉडीज़ को आपस में रबिंग करते हो तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज है बच्चों वो ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लिखो कॉपी में सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जब आप सिल्क को और गिलास को रब्ड करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो गिलास रॉड से निकल के सिल्क के पास आ जाते हैं, चले गए, जिसकी वजह से गिलास रॉड पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। लेकिन अगर आज भी आप टोटल चार्ज देखेंगे, क्या देखेंगे? टोटल चार्ज। आज भी अगर आप दोनों पर टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज आज भी 0 होगा, क्योंकि अगर गिलास रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले गए हैं तो गिलास पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे गिलास प्लस सिल्क तो टोटल चार्ज आज भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक सिस्टम के लिए, मतलब अगर गिलास प्लस सिल्क एक सिस्टम माना जाए, एक सिस्टम यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर माना जाए, अगर इन दोनों को एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाए, ठीक है, तो जो हमारा टोटल चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि नाइदर भी क्रिएट, ना ही वो क्रिएट हुआ है, नॉर डिस्ट्रॉय, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका होता है? ये स्टेटमेंट होता है हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो वो हमसे यही पूछ रहा था कि फिर यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करो, तो हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये हमारा। क्लियर है आपको पूरा का पूरा? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने क्या पूछा, उसने हमसे ये कहा कि ग्लास के रॉड को अगर आप सिल्क से रब्ड करते हो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है? हाँ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है?
कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चार्ज में चेंज ना होना। तो ठीक है, एक पे प्लस आ गया, एक पे माइनस आ गया, पर आज भी अगर आप टोटल चार्ज देखो तो आपको वो जीरो ही दिखेगा। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इसका मतलब चेंज तो नहीं आ रहा। अगर चेंज नहीं आ रहा तो उसका मतलब है आज भी यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे कह रहा है कि आपके पास 4 पॉइंट चार्ज हैं, हमारे पास 4 पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट चार्ज हमारे पास है। तो देखिए एक चार्ज हमारे पे ये रहा, एक चार्ज हमारे पे ये रहा, एक चार्ज हमारे पे ये रहा, एंड दिस इज लास्ट वन, 4th चार्ज। इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं। यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, चार्ज ए। यहाँ पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज बी है। यहाँ पे चार्ज है फिर से 2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज हमारा सी है। और यहाँ पे चार्ज है हमारा -5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज हमारा डी है। सारी साइडें 10 सेंटीमीटर की हैं और उसने हमसे पूछा है कि आप सेंटर पर फोर्स बताइए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ए है, तो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर जो हमने चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, क्वेश्चन के हिसाब से 1 माइक्रो का, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है आपने। देखिए अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन कैसे होगी? अगर हम ए चार्ज को देखें तो ए पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है, तो ए इसे क्या करने वाला है? ए इसे पूरी तरह से रिपेल करने वाला है। तो जो ए का फोर्स होगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा के Q1 यानी कि 2 माइक्रो, Q2 यानी कि 1 माइक्रो, अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब जो भी ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस बनेगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर सी पॉइंट के चार्ज को देखो तो सी पर भी 2 माइक्रोकूलम है, तो वो भी क्या करेगा? वो भी सी वाले चार्ज को ऐसे रिपेल कर देगा जो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्स किसका था? ए का था रिपल्सन के कारण, और ये फोर्स किसका है? ये फोर्स सी का है। और जो सी का वैल्यू होगा वो भी इतना ही होगा जितना ए का वैल्यू है। सिर्फ रिपल्सन ही तो होगी, ए वाला सेंटर वाले चार्ज को इधर रिपेल कर देगा और सी वाला सेंटर वाले चार्ज को इधर रिपेल कर देगा, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। और जब दो वैल्यूज़ अपोजिट होती हैं और इक्वल होती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो इस वजह से दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो चार्ज है डी पर, वो सी वाले चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो फोर्स है ये डी के द्वारा लग रहा है, और इसी तरह से जो बी पर फोर्स है नेगेटिव चार्ज, वो सेंटर वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और इन दोनों का भी वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि इनके लिए भी जो स्टेटमेंट चलेगा वो चलेगा कि Q1 यानी कि 5 माइक्रो, Q2 यानी कि सेंटर पे जो चार्ज है 1, अपॉन में बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और इतना ही आपका कौन फोर्स लगा रहा होगा? डी। अब ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कैंसिल कर रही होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर इस सेंटर वाले चार्ज पर आपका जो नेट फोर्स होगा वो 0 बन रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट दी सेंटर, तो क्या जवाब बनेगा इसका? 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन में नेट फोर्स हमारा 0 बन जाएगा, क्योंकि जब भी वेक्टर्स अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो जब इक्वल वैल्यू आपस में अपोजिट होगी और आप उसे माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम पे क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टीन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है। दिस
दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, इसमें कोई ब्रेक्स नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है, उसने हमसे पूछा है कि फील्ड लाइन कॉन्टीन्यूस क्यों है, तो इसका जवाब है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्टीन्यूस है, इसीलिए ऐसा होता है। मेरे कहने का मतलब है, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, निकलती है, और एंड कहाँ पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे जाके उसका एंड होता है, या इन्फिनिटी पे जाके लाइंस का एंड होता है। तो फिलहाल हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि हमारी जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव से, और उनका एंड होता है नेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज पे जाके उनका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। यहाँ पर आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसे आप ऐसे मत लिखना बोर्ड के पेपर में, इसे आप बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव ही प्रॉपर लिख के आना। आपको एक बात और पता होगी कि अगर इन लाइनों पर टेंजेंट खींचते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी डायरेक्शन मिल जाती है फील्ड की, ठीक है। द टेंजेंट टू द लाइन, अगर हम जो लाइन खींचते हैं, द टेंजेंट टू द लाइन, द टेंजेंट टू दिस लाइन, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम जो टेंजेंट खींचते हैं किसी भी पॉइंट पर, आपको पता होगा एट एनी पॉइंट, तो हमें क्या मिलता है? तो वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको? वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। ये वाली बात आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो कॉन्टीन्यूस होती हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टीन्यूस हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी कैसे होंगी? हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूस, वो भी कॉन्टीन्यूस होंगी, राइट। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टीन्यूस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टीन्यूस है तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर लाइन कॉन्टीन्यूस है तो जो आप टेंजेंट खींच रहे हो वो भी कॉन्टीन्यूस खींच रही होंगी हर पॉइंट्स पर, तो उसमें कोई ब्रेक होगा ही नहीं। ये इसका सिंपल सा जवाब है जो मैंने आपके सामने लिखा है। क्लियर है? चलिए इसके बी पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। इसके बी पार्ट में क्या लिखा है? इसके बी पार्ट में लिखा हुआ है कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न होता है क्योंकि मान लीजिए अगर एक लाइन इधर से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक लाइन इधर से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये है जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊँ तो ये डायरेक्शन मिल गई मुझे, ठीक है, ये डायरेक्शन मिल गई मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ तो ये डायरेक्शन मिल गई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसा ही हो रहा है ना। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो। एक डायरेक्शन ये आ रही है और एक डायरेक्शन ये आ रही है। पर आपको भी पता है कि फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसीलिए ये यहाँ पर गलत माने जाते हैं। तो इसका जवाब आप कैसे लिखोगे? इसका जवाब आप ऐसे लिखोगे, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ पे मैंने देखो टेंजेंट बनाई है 1 और 2, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देयर विल बी, यहाँ पर आपको 2 टेंजेंट देखने को मिल रही है। देयर विल बी 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर शो कर रही है एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन? 2 डायरेक्शन, यानी कि देयर आर 2 डायरेक्शन। आपको बोर्ड के पेपर में यही लैंग्वेज लिख के आनी होगी, ठीक है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन बनेगी, 2 डायरेक्शन तो बन ही नहीं सकती किसी भी पॉइंट पे, है ना। तो इसका मतलब ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है,
दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब फिर ये हुआ कि ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। हैंस टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इसीलिए ये लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लेट उतारते हैं तो उसको आराम से पॉज करके आराम से नोट डाउन करें और फिर उसको बच्चों नोट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, और 8th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, 8th क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपके पास दो चार्ज हैं, कौन कौन से? 3 माइक्रोग्राम एंड -3 माइक्रोग्राम, और इनको हम 20 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं। यानी कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज और दो चार्ज हो गए। पहला चार्ज है 3 माइक्रोग्राम का, आपको मैंने बताया था माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6। और एक चार्ज कैसे है, माइनस में है, माइक्रो है, 10 की पावर -6। और इनके जो बीच में डिस्टेंस है ये हमें प्रोवाइड है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 की पावर -2 मीटर। इसने हमसे बोला है पहले पार्ट में, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। तो जब भी किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है तो वहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते थे, आप याद करो। ये मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया और अब मैं शुरू करता हूँ। मेरे पे एक चार्ज ए है और एक चार्ज मेरे पे ये है बी। तो ए वाला चार्ज पॉजिटिव है और मिड पॉइंट पे जो आपने चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो वो रिपल्सन करके उसको बी की तरफ फेंकेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, इसको आप निकाल सकते हो के Q1 अपॉन में R²। तो मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, तो मिड पॉइंट तो 10 सेंटीमीटर पे मिलेगा आपको। और सेंटीमीटर के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बी पर रखा है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। और E2 का भी वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर, के Q1 अपॉन में R², 10 की पावर -2 का स्क्वायर। बच्चों क्योंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड करा जाता है। तो ऊपर जो मेरी दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। तो बच्चों जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये आ जाएगी 5.4 10 की पावर 6, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है वो आप देख रहे होंगे बी की तरफ है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो किधर की तरफ होगा, वो होगा अलोंग बी की तरफ होगा। क्लियर है आपको बच्चों ये क्वेश्चन? यानी कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके पास होता है। इसके बी पार्ट को देखते हैं। इसके बी पार्ट में हम लोगों से क्या बोला है, इसके बी पार्ट में देखिए हमसे क्या बोला है कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज मिड पॉइंट पे जाके रख देते हैं तो ठीक है, हम मिड पॉइंट पे जाके एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर मैं मिड पॉइंट पर जो चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज मान लेता 1.5 10 की पावर -9, अगर मैं इसे मान लेता तो बताइए अब फोर्स कितना लगता। तो हम सब ने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पर फील्ड है और वहाँ पर चार्ज है तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला चलता है QE। आपने कितना चार्ज रखा वहाँ पे जाके, आपने वहाँ पे जाके चार्ज रखा है 1, मतलब माइनस कह लो या आप माइनस लगा के बोल लो, इंटू 10 की पावर -9। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली है आपने, 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ये आपने फील्ड निकाली है। तो आपका जो फोर्स है वो आ जाएगा 15 को 5.4 से मल्टीप्लाई करने पर 8.1, एंड 9 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है जैसे कि आपको पता है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइड पे, और नेगेटिव साइड का मतलब पीछे, और पीछे की तरफ कौन है, ए है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलोंग ए आ जाएगा, ए की तरफ को फोर्स होगी, यानी कि फोर्स इधर की तरफ लगेगी। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों।
क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर यूज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, उसके ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है ए सिस्टम हैज़ टू चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁷ और एक और चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁷। और इन्हें रखा कैसे गया है, इन्हें रखा गया है 0 0 -15। तो आपको पता होगा 0 0 -15 का मतलब पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है और तीसरा z होता है। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पहली से एक z एक्सिस बना लेता हूँ, ऐसे बना ली मैंने। ये मेरा ओराइजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके नीचे नेगेटिव होगा। तो 0 0 -15 है और 0 0 15 है। ओके, तो 0 0 -15 का मतलब कोऑर्डिनेट नेगेटिव की तरफ है यानी कि नीचे, और 0 0 15 का मतलब है कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है यानी कि पॉजिटिव। तो जो -15 वाला कोऑर्डिनेट है वो a है और उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो प्रोवाइडेड है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁷। और जो इसने हमें पॉजिटिव 15 पे दिया है वो दिया है b चार्ज, और b चार्ज का वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁷। सबसे पहले पूछा गया है कि टोटल चार्ज कितना होगा अगर आप इन दोनों चार्जेस को ऐड कर दोगे टोटल। तो अगर आप इन दोनों चार्जेस को ऐड कर दोगे यानी कि a को ऐड कर दोगे b के साथ, तो ये चार्ज टोटल 0 आ जाएगा, आपको भी पता है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, सेम वैल्यू से नेगेटिव है। तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 0। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चार्ज इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा, देखिए ये कितना डिस्टेंस होगा ओराइजन से ऊपर 15 सेंटीमीटर, और ये नीचे कितना होगा, तो कोऑर्डिनेट था -15, उसका मतलब वो डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर। तो एक ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, मीटर में कन्वर्ट करके लिखते हैं, -2 लगा करके लिखते हैं। तो चार्ज लिखा जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ और डिस्टेंस लिखा जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 2.5 के 30 से करोगे तो 7.5 10⁻⁸। ठीक है, और डायरेक्शन आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर देखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या है, नीचे की तरफ ही है। तो नीचे तो ए चार्ज है तो उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, या तो बोलो नेगेटिव जेड की तरफ, या तो किधर की तरफ, अलोंग ए वाले चार्ज की तरफ। क्लियर ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 9th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। टोटल चार्ज 0 हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए चार्ज इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁻⁻, यानी कि इसने हमसे P दिया है और P का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹ दिया है, अलाइंड एट 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा P और E के बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा एज्यूम करते थे, कौन से फॉर्मूले में, टॉर्क के फॉर्मूले में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, PE sin थीटा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है 5 इंटू 10⁻⁴। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो और क्वेश्चन में पूछा गया है टॉर्क बताइए। तो टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, P की जगह यूज़ करा 4 इंटू 10⁻⁹, E की जगह यूज़ करा 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन यहाँ पर 30 यूज़ करा। साइन 30 1/2 होता है, तो वो यहाँ पे से 5 4 ज़ा 20, 10⁻⁻5, साइन 30 होता है 1/2। आप इसे डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁴
4 न्यूटन मीटर, यही होती है टॉर्क यूनिट। तो मेरे पास 10th क्वेश्चन का आंसर ये बन के आ जाएगा पी साइन थीटा, और वैल्यू रखने पर 10 की पावर -4 बच्चों। आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब एक बार हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो हमसे कि आपके पास एक पॉलीथीन रबड़ है और उस पर इतना नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, कितना 3 × 10 की पावर -7। तो मुझे उस पर जो चार्ज मिल रहा है वो मिल रहा है नेगेटिव में 3 × 10 की पावर -7। आपसे कह रहा है कि n फाइंड करके बताएं। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा Q = N ही, n निकालने के लिए। Q की जगह मैंने यूज़ करा 3 × 10 की पावर -7, n मुझे फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10 की पावर -19। क्लियर? माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये n का वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ से कैलकुलेट आ जाएगा 3/1.6, यानी कि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे 3 × 10 की पावर -7, और नीचे रहेगा 1.6 × 10 की पावर -19, राइट। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 30 हो जाएगा, तो 30 को 16 से कर रहे होंगे, तो 16 × 16 14 बचा, पॉइंट लगा दिया तो 140 हो गया वो, ठीक है। तो 1.8 के समथिंग इनटू, और ये ऊपर चले गया तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7, और ये +19 जा रहा है तो कितना बचेगा -12, सॉरी +12, 10 की पावर -19 ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 1.8 के अराउंड। इतने पास मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो इसके ए पार्ट का जवाब है। ए पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा था, पहले पार्ट में तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो मैंने n निकाल लिया और मैंने बता दिया 1.8 × 10 की पावर -12 यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब आगे आपसे पूछ रहा है इसके बी पार्ट में, इज़ देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास, क्या मास भी ट्रांसफ़र होगा? यस, मास भी ट्रांसफ़र होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा मास? देखिए मास कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये बॉडी ए है एंड ये बॉडी बी है। अगर ए अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा तो बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक मास भी होता है, तो यानी कि वो मास भी लेकर के बी पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन अब भी आया होगा और इलेक्ट्रॉन का मास भी आया होगा। तो इस क्वेश्चन में तो नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब कहीं से मास आया इलेक्ट्रॉन का। तो कैसे निकालेंगे उस मास को? तो ये पता कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के एक मास से। तो n का वैल्यू आपने 1.8 × 10 की पावर +12 बोला है, और me आपने बोला है 9.1 × 10 की पावर -31, राइट। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आपकी निकल के आ जाएगी 1.6 के आसपास और 10 की पावर -18। हो सकता है डेसिमल वैल्यूज़ में कुछ आगे पीछे की हेरफेर हो, तो आप पहली डिजिट चेक करना हमेशा, वो 1 होगी, तो आपका कैलकुलेशन एकदम सही आ रहा होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है कि अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है 2 कॉपर स्फेयर ए बी, सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। आपके पास 50 सेंटीमीटर क्या है, इनके बीच में सेपरेशन। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स, ठीक है, इनके बीच में आपको क्या बताना है, इनके बीच में आपको म्यूचुअल फोर्स बतानी है कि इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है वो कितनी चल रही होगी। तो चलिए इनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो
तो पूरा क्वेश्चन ये है इसका कि हमारे पास दो स्फेयर हैं ए बी, उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि मेरे पास दो चार्ज हैं, इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये है 50 सेंटीमीटर। अब दोनों पर जो चार्ज है वो यूज़ हो रहा है, जैसे इस पे चार्ज हो रहा है 6.5 10⁻⁷, इस पर भी यूज़ हो रहा है 6.5 10⁻⁷, यही चार्ज यूज़ हो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि आप फोर्स बताइए इनके बीच में। क्या बताइए? फोर्स। आप सबको बताएं। फोर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे के Q1 Q2 अपॉन में R², और हम यहाँ पर इनका वैल्यू रखेंगे। K का वैल्यू यूज़ होगा 9 × 10⁻⁹, Q1 यूज़ होगा 6.5 10⁻⁷, Q2 यूज़ होगा 6.5 10⁻⁷, और इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10⁻² के साथ, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 9 × 10⁻⁹, 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷, और नीचे है 50 × 50, दो बार 50 लिख देंगे, और 10⁻⁴। बच्चों जब आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इस क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास निकल के आएगा 1.5 10⁻² न्यूटन। अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है बच्चे तो वो मुझसे बोल सकता है। ठीक है, आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये इसका ए पार्ट है। तो इसके बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? देखिए इसके बी पार्ट में यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसके बी पार्ट में हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ स्फीयर चार्ज इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। यही कह रहा था ना, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। देखो दोबारा कह रहा है अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। अब फोर्स मेरा ये आ रहा था, अभी मैंने चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ, R/2 कर दिया। देखें कितना आएगा। ये कैलकुलेशन जो हमारे पास पूरा कैलकुलेट करके आएगा इसके ऊपर बात करते हैं। यह आएगा 4kq² अपॉन में R²/4, यही आएगा। 4 ऊपर मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा 16kq²/R², मतलब पहले से 16 टाइम ज़्यादा। तो पहले से 16 टाइम ज़्यादा का क्या मतलब है, पहले कितना आ रहा था 1.5 आ रहा था, तो अब इसका 16 टाइम ज़्यादा। तो 16 की मल्टीप्लाई आप 1.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 0.24 न्यूटन। लगभग इतना फोर्स अब इसमें पैदा हो जाएगा। चलिए बच्चे, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है 12th क्वेश्चन के बी पार्ट का, कि फोर्स अब 16 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी पहले के कंपैरिजन में। चलिए 13th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। 13th क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो 13th क्वेश्चन है क्या, पहले उसकी बात करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको 13th क्वेश्चन पूरी तरह से विजिबल होगा। 13th क्वेश्चन में कह रहा है सपोज द स्फीयर ए बी इन एक्सरसाइज 1.2। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में जो चार्ज यूज़ करा गया था उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास जो चार्जेस थे वो थे 6.5 × 10⁻⁷। क्वेश्चन नंबर 12 में जो चार्जेस थे वो यही थे 10⁻⁷। इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था आपको याद होगा, सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर। यही था क्वेश्चन नंबर 12 का डेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर पूरी तरह से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई अब आपके पास
क्वेश्चन नंबर 13 में जो था वही सेम यहाँ पर है, लेकिन आपके पास एक अब थर्ड स्फेयर है जो कि अनचार्ज है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक थर्ड स्फेयर है सी, ये ए था, ये बी था, और ये अनचार्ज है, मतलब इस पे चार्ज क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, इसको पहले मैंने ए से टच करा, तो टच करने पर हमारा लॉ ऑफ कंडक्शन अप्लाई होता है, और जब हम इन्हें टच करेंगे तो अब ए और सी दोनों पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा। तो दोनों के कैसे करते हैं, दोनों चार्ज को ऐड करते थे और डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे। तो क्योंकि अभी ए पर जो चार्ज है वो है 6.5 10⁻⁷, सी पर कोई चार्ज नहीं है अभी स्टार्टिंग में, और इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो जो चार्ज है वो आ जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁷। यानी कि अब ए पर जो चार्ज है, ए पर जो चार्ज है वो हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁷ ए पर, और जो हमारा सी वाली बॉडी है, सी पर भी आपका इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁷, राइट। और ये हमारा बी है, और बी पर वही वैल्यू रहेगी 6.5 10⁻⁷, 50 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस है। इसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहा है देन ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड। अब आपने दूसरी बार क्या करा, इसको बी के साथ कनेक्ट करा, किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि अब फोर्सेस ए और बी में कितना हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद। आइए सॉल्यूशन देखते हैं कि अब कितने कितने फोर्सेस हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई कि हमने किसको किससे कनेक्ट करा, ए को बी से कर दिया। ओके, तो अब पता करते हैं कि बी और सी पर कितना कितना चार्ज हो जाएगा। तो दोनों के चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यही करते हैं हम लॉ ऑफ कंडक्शन में। तो अब बी पर कितना चार्ज है, 6.5 10⁻⁷, सी पर कितना चार्ज है, 3.25 इंटू 10⁻⁷। हमने दोनों को डिवाइड करा 2 से, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷, 10⁻⁷ तो 10⁻⁷ ही रहता है ना। 6.50 को 3.25 में आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.75 डिवाइडेड बाई 2, इतना ही आएगा बच्चों ऐड करने के बाद। और अब आप फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4.875 इंटू 10⁻⁷। यानी कि अब सी पर भी इतना चार्ज होगा और बी पर भी अब इतना चार्ज होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर से रफ करता हूँ, क्योंकि वो आपने लिख लिया होगा कि कैसे कैसे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो फाइनली अब मेरे पास जो चार्ज का वैल्यू सॉल्व होके आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो मेरे पास अब वैल्यू सॉल्व होके आ रहा है वो आ रहा है कि ए पर जो चार्ज है वो कितना है, ए पर जो चार्ज है वो है 3.25 इंटू 10⁻⁷, और अब जो बी पर चार्ज है वो भी कुछ अलग है, और वो कितना है, वो है 4.875 इंटू 10⁻⁷। इतना मेरे पे चार्ज है, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर ही है। अब मुझे इनके बीच में क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो आइए चलिए अब इनके बीच में फोर्स को हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने क्या करा, पहले हमने इन्हें टच करा था, लॉ ऑफ कंडक्शन अप्लाई करा था। ठीक है, जब हमने लॉ ऑफ कंडक्शन पूरा सॉल्व कर लिया, अब फोर्सेस हम निकालने जा रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में R²। अगर आप वैल्यू निकाल सकते हो तो वीडियो पॉज करो और यहीं पर फटाफट कैलकुलेट करके फिर ऑन करो और बताओ क्या आंसर मैच कर रहा है। के की जगह हम यूज़ करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की जगह यूज़ होगा 3.25 10⁻⁷, Q2 की जगह यूज़ होगा 4.87 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R², और R की जगह रखेंगे 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास पूरा कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, करके बताओ फटाफट। आपने निकाला होगा आंसर, पूरा कैलकुलेशन करने पर आया होगा 5.7 के अप्रॉक्स वैल्यू
इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, राइट। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कहा गया है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमसे कहा गया है कि आपको ना एक ट्रैक दे रखा है, ट्रैक आपके सामने है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ट्रैक में हमारे पास क्या क्या है, देखिए वो हमसे कह रहा है कि इस ट्रैक में आपके पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है, जिसमें से 1 और 2, मतलब मेरे पास ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे कौन सा चार्ज है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज है मेरे पास यहाँ पर, राइट। मेरे जो दो चार्ज हैं वो कैसे कैसे गए हैं, देखो वो ऐसे गए हैं, यहाँ के बाद ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज रहा होगा तभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर ऊपर गया है। दूसरा वाला जो चार्ज है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सीधा गया और उसके बाद वो भी ऊपर मुड़ गया। जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज रहा होगा तभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं ऊपर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो 1 और 2 एक नेगेटिव चार्ज है, ये तो इनके साइन है। जबकि बच्चों जो थर्ड वाला चार्ज है अगर आप उसे ध्यान से देखो तो सीधा नहीं गया, वो मुड़ना शुरू से ही शुरू हो गया था ऐसे धीरे धीरे, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट की तरफ क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कैसा चार्ज रहा होगा, सोचो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है नीचे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, साइन आपके पास आ गए, 1 2 नेगेटिव है, 3 हमारा पॉजिटिव है। अब वो कह रहा है कि विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो कितना होगा। मैंने आप लोगों को क्लास में बैच में ये टॉपिक पूरा डिस्कस करा है, राइट। तो इसमें हम जो है निकालते थे कि जो हमारा एंगल आता है tan थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय मास रेशो के, किसके, चार्ज बाय मास रेशो के, इतना ही आता था ना tan थीटा। तो बच्चों एंगल देखना है सबसे ज़्यादा किसका है, तो अगर मैं थर्ड वाले को देखूं तो थर्ड वाले का ही एंगल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखो थर्ड वाला पार्टिकल का एंगल देखना, मैंने एक सीधी लाइन बनाई और ये देखो ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है थीटा। ये बड़ा एंगल क्यों बना रहा है, ये सबसे बड़ा एंगल इसलिए बना रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नीचे झुका है, आप एनसीईआरटी में भी देख लो, आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो 1 और 2 पार्टिकल तो पहले तो एकदम सीधा सीधा चले हैं, आधी प्लेट के अंदर भी वो सीधा सीधा चले हैं। अगर हम प्लेट के अंदर देखें तो प्लेट के अंदर भी वो सीधा सीधा चले हैं एकदम स्ट्रेट, ठीक है। जबकि जो थर्ड वाला पार्टिकल है वो हल्का सा ही स्ट्रेट चला और फिर मुड़ना शुरू हो गया। ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा झुकेगा वो एंगल ज़्यादा बनाएगा। तो एंगल किसका ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट एंगल जो है थर्ड वाले पार्टिकल का ज़्यादा है, और जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसका फिर E/mb रेशो ज़्यादा आता है, यानी कि आंसर बनेगा थर्ड पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशो सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी भी बच्चे को इसकी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज़ देखेगा और उसमें वहाँ पर डिस्कस करा हुआ होता है कि एंगल कैसे डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या आता है। तो वहाँ से मैंने tan थीटा जो आपको लिखवाया था, जो मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज़ में, ठीक है, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज़ को मेरी, और वहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m। ओके, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁻⁰ कैप। आई कैप हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। वाई कैप, जे कैप हम वाई के लिए और जेड के लिए हम के कैप का यूज़ करते थे। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि ई, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसका वैल्यू है 3 × 10⁻³ अब वो मेरे से फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड मेरे को गिवन करी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब आपको पता है 0.1 मीटर होता है, राइट। या जैसे आप आज तक लिख रहे थे वैसे ही लिखिए, कितना,
10⁻² मीटर। अब तो इसे आप 0.1 मीटर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर साइड इतनी है तो एरिया कितना होगा, तो आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर लिख देने से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 10⁻² मीटर, राइट, 10⁻² मीटर। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये तो मेरी एक्स एक्सिस है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरी वाई एक्सिस बिल्कुल ऐसे होगी, ये मेरी वाई एक्सिस होगी, और बिल्कुल ऐसे मेरी जेड एक्सिस होगी। अगर बच्चों इस वाले प्लेन पर मेरा स्क्वायर रखा हुआ होगा, इस वाले प्लेन पर अगर मेरा स्क्वायर रखा होगा वाई जेड पे, तो उसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ को बनेगा। और फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स के लिए हम सिर्फ क्या देखते थे, ई ए और इनके बीच में एंगल। देखिए इस बार ई भी इधर ही है एक्स की तरफ, ए भी इधर ही है, और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल क्या लेना है, 0 लेना है। तो हम यहाँ पर ई की जगह रखते हैं 3 × 10⁻3, ए की जगह रखते हैं 10⁻² cos 0, cos 0 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 30। यूनिट की अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा पहले पार्ट का जवाब हो जाएगा 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जवाब आपके सामने है, और उसका जवाब आ रहा है 30। बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ भी चल रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट पार्ट आपने नोट नहीं करा तो वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से नोट कर सकते हो। और अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो डेटा यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो डेटा यूज़ हो रहा है उसमें आपने जो स्क्वायर है उसको देखो कैसे रखा। सेकंड पार्ट में आपने क्या करा, आपने उस स्क्वायर को 60 डिग्री रखा है। कैसे, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन, जो नॉर्मल है इसके प्लेन का, मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब आपने इस प्लेन को सपोज ऐसे रख दिया, सपोज करते हैं आपने स्क्वायर को ऐसे रख दिया, तो इस स्क्वायर का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे बनेगा, और नॉर्मल का मतलब जो इसके 90 डिग्री पर होगा। और वैसे भी 90 डिग्री पर कौन होता है, नॉर्मल पे कौन होता है, एरिया होता है, हमेशा एरिया वेक्टर होता है सरफेस के। तो वो कह रहा है कि जो ये नॉर्मल है ना, ये मतलब एरिया वेक्टर की यहाँ बात हो रही है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यानी कि जो इसका एरिया वेक्टर है, मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इस बार मेरा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो लिखा जाएगा ई ए cos 60, क्योंकि इस बार ई और ई के बीच में एंगल 60 चल रहा है। फिर यहाँ पर यूज़ होगा 10⁻3, एरिया यूज़ होगा कितना, एरिया यूज़ होगा हमारा 10⁻², cos 60 होता है हमारे पास कितना 1/2, और ये वैल्यू कैलकुलेट हो करके हमारे पास जो आ रही है वो पूरी कैलकुलेट होके आएगी 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये है बच्चों इसके 15 क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए इसे रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स पूछा गया है, ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.15। इसके कहने का मतलब है कि ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो एक्स एक्सिस पर थी, और कितनी थी 3 × 10⁻3, इतनी थी ना। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस फील्ड में मैं क्यूब को रख दूं, किसे रख दूं, क्यूब को। तो लीजिए मैंने एक क्यूब लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और ऐसे इससे बाहर निकल जाएंगी। ऐसी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ ही बनानी पड़ेंगी आपको फील्ड लाइन, ठीक है। ये मेरा क्यूब है और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो मैंने इस क्यूब में रखी हुई है, ठीक है।
वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में नेट फ्लक्स बताइए इस क्यूब से, अगर मैं इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। तो सबसे पहली बात तो आपको फ्लक्स पता होना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। यही होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो इस क्यूब से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, वही क्या होगा, फ्लक्स। तो इस क्यूब से टोटल जो लाइन क्रॉस कर रही हैं वो कर रही हैं ज़ीरो, क्योंकि बच्चों इस साइड से, इस वाले सरफेस से ये एंटर कर रही हैं फील्ड लाइन, और जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं दूसरे वाले सरफेस से उतनी ही लाइन एग्जिट कर रही हैं। मतलब इससे जितना फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरी साइड से बाहर आ जा रहा है फ्लो होत करके। तो इसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं है। या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं अगर उतनी ही एग्जिट करती हैं तो कोई फ्लक्स नहीं होता। या तो आपको गॉस लॉ याद होगा, तो गॉस लॉ होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो होने की वजह से भी इसका फ्लक्स जीरो बोला जा सकता है। पर बेटर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे फ्लक्स पूछा गया। तो फ्लक्स का एक्सप्लेनेशन मैं फ्लक्स से ही दे रहा हूँ कि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो यानी कि इस साइड से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है इस क्यूब के अंदर, दूसरी साइड से उतनी ही लाइन इससे बाहर आ जा रही हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन का कंटेंट नहीं है, सारी की सारी फील्ड लाइन जो एंटर करती हैं वो एग्जिट कर लेती हैं। इसीलिए हमारा टोटल फ्लक्स क्या बन जाता है बच्चों इस क्वेश्चन में, ज़ीरो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में वो हमसे कहता है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेटेड नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 × 10⁻³ ओके। मतलब इसने मुझसे क्या कहा, इसने मुझसे कहा कि जो फ्लक्स है वो लेना है 8 × 10⁻³, ठीक है, 8 × 10⁻³ और ये आउटवर्ड फ्लक्स है। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड आ रही होंगी, और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की। यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर मात्रा में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। तो अगर ये फ्लक्स आउटवर्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द ब्लॉक्स। तो आपको गॉस लॉ याद होगा, गॉस ने कहा था Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई के मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q। फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद होगा 8.854 × 10⁻12 इज इक्वल टू Q। सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाने पर हो जाएगा 70.8 10⁻⁹ ये मेरा चार्ज है। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा चार्ज आ गया। आप चाहो तो इसे माइक्रो में भी लिख सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर वैल्यूज़ माइक्रो में है। तो माइक्रो में कितना हो जाएगा ये, तो आप माइक्रो के लिए इसे लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कूलम, इतने अप्रॉक्सीमेट आप इसे लिख सकते हो। दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये है इफ नेट आउटवर्ड, दूसरे में पूछ रहा है इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्सेस वर 0 could you conclude that there were no charge inside the box, why और why not। कह रहा है कि अगर कहीं पर टोटल फ्लक्स 0 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, गलत। एक बात बताओ, अगर एक बॉक्स में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, बताओ इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, इसके अंदर टोटल चार्ज है 0, तो टोटल फ्लक्स भी क्या आ जाएगा 0।
क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में आपको देखो यहाँ पर क्या रखना होता है, सिर्फ चार्ज टोटल। तो टोटल चार्ज अगर जीरो है तो फ्लक्स भी क्या आएगा, जीरो। अब इसी चीज़ को वो क्वेश्चन बना के बोल रहा है कि अगर आपका फ्लक्स जीरो है तो क्या उस डब्बे में चार्ज नहीं होगा? तो जवाब क्या होगा, नहीं, गलत कह रहे हो, नो, इसके अंदर चार्ज होगा पर इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो टोटल चार्ज जीरो आ रहा होगा, इसलिए टोटल फ्लक्स जीरो आ रहा होगा। तो दूसरे वाले पार्ट का जवाब क्या बनेगा, नो। अब वो पूछ रहा है क्यों, तो उसका क्या जवाब निकलेगा कि आप यूँ कहेंगे इट कैन ओनली बी सेड दैट नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स इज जीरो। भाई यहाँ पर क्यू कौन सा रखते हो आप, टोटल वाला, टोटल चार्ज। तो यही तो समझाओगे आप किसी को कि उसके अंदर चार्ज है पर टोटल चार्ज जीरो होगा, पर उसके अंदर चार्ज तो होगा ना, इसलिए फ्लक्स जीरो आ सकता है। तो फ्लक्स जीरो आने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें टोटल चार्ज जीरो होगा, ये हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि आपके पास एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का। तो ठीक है, हमने एक चार्ज ले लिया, ये रहा हमारे पास वो चार्ज, प्लस का 10 माइक्रो। हमने एक चार्ज ले लिया 10 माइक्रोकूलम का जो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्क्वायर से, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये 5 सेंटीमीटर ऊपर जाके इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो ये ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। आगे का कह रहा है फ्लक्स बता दो स्क्वायर से, सिर्फ स्क्वायर से फ्लक्स पूछा है, स्क्वायर से, ठीक है। तो हम इसे कैसे करने वाले हैं, आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन के लॉजिक के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे कुछ कंसेप्ट्स का। ये कितना ऊपर रखा गया था, 5 सेंटीमीटर, याद रखना। तो ठीक है, पहले मैं इसका डायग्राम अच्छे से बना लेता हूँ। मेरे पास एक स्क्वायर था ऐसे, इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, कितना, 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है प्लस 10 माइक्रो का। हमसे पूछा है कि बताइए इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। तो बच्चों मैं गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इस सरफेस को क्लोज़ करने के लिए, इस चार्ज को क्लोज्ड करने के लिए कुछ और भी फिगर्स का यूज़ करा। कौन कौन सी, मैंने एक 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर यहाँ बनाया, एक 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर यहाँ बनाया। आपको पता होगा ये 5 ही सेंटीमीटर ऊपर था, जबकि ये जो स्क्वायर हैं 10 सेंटीमीटर ऊंचे बन रहे हैं, तो ये तो उसके भी ऊपर जाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर यहाँ बनाया, और अब आपके सामने जो फिगर आ रही है वो एक क्लोज्ड क्यूब की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्यूब के पास कितने स्क्वायर होते हैं, 6 फेस होते हैं इस पे स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर टोटल फ्लक्स लिखूँगा क्यूब से। तो इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज कंटेन्ड है, 10 माइक्रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू तो मैं अभी रख लूँगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में सिर्फ किससे पूछा था, अगर आपको याद हो तो आप अभी भी क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेटा है उसमें उसने हमसे पूछा है कि स्क्वायर से बताना है। तो जो मेरा स्क्वायर होता है वो पूरे क्यूब का 1/6 भाग होगा, क्योंकि क्यूब के पास 6 फेस होंगे, तो एक स्क्वायर 1/6 भाग होगा उनका। कौन कौन से फेस हैं, 1 2 3 4, 4 ही हो गए, 5वां फ्रंट का फेस और छठा ये जो पीछे से आएगा 6 फेस हो गए। तो अगर मैं एक फेस की बात करूँ तो वो पूरे के पूरे 6 का 1 भाग है, तो इसलिए 1/6 कर दिया। तो ये जो क्यूब की वैल्यू आएगी इसका हम क्या करने वाले हैं, 1/6 करने वाले हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, आइए सॉल्यूशन बनाते हैं। ये देखिए, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ क्यूब, और क्यूब पे क्या वैल्यू चल रही थी, 10 माइक्रो बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यूज़ करने जा रहा हूँ बच्चों में। तो यहाँ पर मेरे पास माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। और मैंने यहाँ से इनको कैलकुलेट करा और इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 1.88 इंटू 10⁻5। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं एनसीईआरटी के। ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है
जिसे आपने एक गॉसियन सरफेस सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, मतलब एक क्यूब है और क्यूब के अंदर, क्यूब तो वैसी ही एक क्लोज्ड फिगर होती है, उसके अंदर आपने एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रो का, ठीक है। कह रहा है फ्लक्स बताइए, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है 2 माइक्रो, तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा गॉस लॉ क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना है इस क्यूब के अंदर 2 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू रखी 10⁻⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट यूज़ करा 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। और इसका कैलकुलेशन करने पर आंसर आता है 2.26 इंटू 10 की पावर कितना, इंटू 10⁵, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं यहीं पर ही, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आता है और क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे को क्या कहता है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम रीड करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से आपका जो फ्लक्स है वो आ रहा है नेगेटिव में 1 इंटू 10⁻3। अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो गॉस लॉ सोचिए क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स नेगेटिव है तो क्यू भी नेगेटिव रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी सरफेस है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, राइट। अब ये मेरे से क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए गॉस लॉ क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब ये है कि क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ऐसा है ना, इसे देख के बताया जा सकता है। तो अगर मेरा क्यू नेगेटिव होगा तभी तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो मेरा फ्लक्स है वो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि उस सरफेस के अंदर हो सकता है कि ज़्यादातर अमाउंट में नेगेटिव चार्ज हो। अभी हमसे पूछ क्या रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि अगर मैं रेडियस को डबल कर दूँ तो फ्लक्स पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पहले का क्या जवाब है, नो। कारण ये है बच्चों कि यहाँ पे जो चार्ज होता है ये टोटल चार्ज होता है, ये टोटल चार्ज होता है, ठीक है, इनसाइड सरफेस का, उसके अंदर का। अब आप रेडियस बढ़ाओ या रेडियस घटाओ, उससे इस फॉर्मूले में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी रेडियस को लेके बात हुई है, नहीं हुई है, तो रेडियस से इसको कोई लेना देना नहीं है। आप रेडियस चाहे डबल कर लो, चाहे ट्रिपल कर लो, चाहे हाफ कर लो, इस चार्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि टोटल चार्ज उतना ही रहेगा उसके अंदर, चाहे रेडियस बढ़ा लो चाहे रेडियस घटा लो, ठीक है। लेकिन बी पार्ट का जवाब क्या है, कह रहा है कि उसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो हमने गॉस लॉ अप्लाई करा, तो हमने यहाँ से इसको लिख दिया इस तरह से। कितना फ्लक्स हमें दे रखा है, -1 इंटू 10⁻3। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या पढ़ाया है, 8.85 इंटू 10⁻, माइनस कितना 10⁻12, तो मेरा चार्ज आ जाएगा। और मेरा कितना चार्ज निकल के आएगा अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ, तो मेरे पास जो चार्ज निकल के आ जाएगा -8.85, डायरेक्ट कैलकुलेशन है इसकी, तो इंटू में 10⁻⁻9 कूलम। तो यहाँ पर जो मेरा चार्ज है वो कितना आ रहा है, -8.85 इंटू 10⁻⁻9, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अभी जिसने नोट नहीं करा वो वीडियो पॉज करके आराम से पहले नोट करेगा इस क्वेश्चन को, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के पास चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कह रहा है कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, आपके पास एक स्फीयर है, देखिए ऐसे। इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, अरे 20 सेंटीमीटर तो बाहर ही होगा आपको पता है, तो स्फीयर के आउटसाइड आ गए ना हम, बाहर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻3, और आपको ये बात पढ़ा रखी है कि कोई भी स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए, कोई भी स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कैसे बिहेव करता है, पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो किसी पॉइंट से
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या चलता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही चलता है ना। तो यही स्फीयर के आउटसाइड के लिए भी फॉर्मूला होता है। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि आपको बस ये बताना है व्हाट इज़ नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। बस ये पूछा है कि ये बताइए नेट चार्ज क्या होगा स्फीयर पर, नेट चार्ज क्या होगा स्फीयर पर। और यहाँ पर एक और बात का यूज़ हो रहा है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अंदर की तरफ क्यों होगा डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज का ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा इस स्फीयर पर भी, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करके लिखूंगा। तो मैंने के की जगह उसका वैल्यू रखा 9 × 10⁹। आर जो उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपको पता ही है 10⁻² करके रखा जाता है। क्यू मुझे यहाँ से फाइंड करना है और इस साइड पड़ा है 1.5 10⁻3, राइट। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या बन के आता है। आगे कैलकुलेशन जब हम इसका परफॉर्म करेंगे तो Q हो जाएगा हमारे पास 1.5 × 10⁻3, ये जाएगा 20 × 20, 10⁻² ओपन होगा 10⁻4 में, डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6.67 × 10⁻9। और मैं लगाऊंगा यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया, अब आप सोचिए नेगेटिव क्यों लगाया। रीज़न यहाँ बताया था कि अगर क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। तो मेरा जो भी वैल्यू आएगा मैं उसको नेगेटिव करके आंसर में बोलूँगा, क्योंकि मेरा जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास एक स्फीयर है, 2.4 मीटर इसका डायामीटर है, और जो चार्ज डेंसिटी यूज़ हो रही है वो कितनी यूज़ हो रही है, 80 माइक्रो। माइक्रो होता है 10⁻⁶, ठीक है। और डायामीटर दे रखा है तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा स्फीयर का। डायमीटर अगर 2.4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1.2, हाफ होता है ना। उसने मुझसे पूछा है चार्ज बताइए, तो हमें पता है सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो सिग्मा की अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, हम सबको पता है, राइट। तो यहाँ पर हम सिग्मा का वैल्यू रखने वाले हैं 80 × 10⁻⁶, 4π, और यहाँ पर रखेंगे r², r होगा 1.2, उसका स्क्वायर कर देंगे और ये आ गया हम पे चार्ज। कैलकुलेशन करने पर बच्चों चार्ज का जो वैल्यू है वो आएगा 1.4 × 10⁻³ कूलम। पाई का वैल्यू आप सबको पता होगा कितना रखते हैं, 3.14, ठीक है। ये मेरे पहले पार्ट का जवाब है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा पार्ट। जब आपने यहाँ से चार्ज निकाल लिया तो वो आपसे सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। आपके सामने क्वेश्चन है, आप खुद भी पढ़ सकते हो बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। तो आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है और फ्लक्स बताने का बेस्ट तरीका होता है Q/ε0। Q की जगह आप यूज़ करोगे 1.45 × 10⁻³ ε0 की जगह यूज़ होगा 8.85 × 10⁻12। यही होता है चार्ज बाय ε0, और इसे कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 1.64 10⁸ तो ये आपका निकल के आ गया इस क्वेश्चन का फ्लक्स। ये क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका फ्लक्स इस तरह से निकालेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है इन्फिनाइट लाइन चार्ज है। आपको याद होगा किसी लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इन्फिनाइट लाइन की बात हो रही है, तो किसी इन्फिनाइट लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है λ/2πε0r। और इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁴
और आपको डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर कन्वर्ट हो गया। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ई का वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁴ लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की जगह यूज़ होगा 2 × 10⁻²। हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करें हम इसकी, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 10⁻⁴ इस तरफ है, आपको पता है 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख दिया मैंने 10⁻²। बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? इसका भी वैल्यू 9 × 10⁻9 ही होता है, आपको पता है इतना ही होता है ना। और ये 10⁻² होता है। बच्चों 9 से 9 कट गया हमारा 10 की, ठीक है। और यहाँ से ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फटाफट से बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा ये। 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो 10⁻11 बन जाएगा। तो इस तरफ 4 बचा है, इस तरफ 11 आ जाएगा। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 10⁻7 कूलम मीटर, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10⁻7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे को कह रहा है कि 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक प्लेट होती है तो एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर जो होता है वो कितना होता है। आपने पढ़ा होगा किसी भी थिन प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखा जाता है, आप उस पॉइंट पे जाकर के एक टेस्ट चार्ज रख देते हो, और अगर पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस प्लस को रिपेल कर देता है। तो ऐसे आप डायरेक्शन देख लेते हो। वैल्यू के लिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि आपके पास 2 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव रहा होगा। दोनों के सिग्मा सेम है, तो इसका भी सिग्मा कितना है, 17 × 10⁻22। इसका भी सिग्मा कितना है, 17 × 10⁻22। फ़र्क सिर्फ ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यही फ़र्क है बस चार्ज को लेके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक प्लेट से एक बार फॉर्मूला लगेगा, 2 से 2 बार लगेगा। अरे एक प्लेट से एक ही बार लगाता है ना σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो 2 प्लेटें हैं तो कितनी बार फॉर्मूला लगेगा, 2 बार लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। मान लेते हैं ये मेरी फर्स्ट प्लेट है और मान लेते हैं कि मेरी सेकंड प्लेट है। तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके टेस्ट चार्ज रख दूँगा और मैं देखूँगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये तो आ गई फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैं E1 को यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को रफ करता हूँ, ठीक है। σ/2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला था तो मैंने E1 को कैलकुलेट करा हुआ है σ/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही मैं E2 को भी कैलकुलेट करूँगा। देखिए दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। E2 कितना आ जाएगा, ये भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि दोनों के सिग्मा सेम हैं, तो अगर दोनों के सिग्मा सेम हैं तो इसका मतलब है कि E1 E2 बराबर आएंगे। और इस पॉइंट पर 2 वेक्टर अपोजिट आ रहे हैं अभी, और जब 2 वेक्टर अपोजिट होते हैं तो टोटल निकालने के लिए हम उन दोनों को माइनस करते हैं। तो जब सेम वैल्यू को सेम वैल्यू में माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये ए पार्ट का आंसर है 0। ऐसे ही अब मैं बी पार्ट की तरफ चलता हूँ। बी पार्ट में फिर से क्या कह रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, यानी कि सेकंड प्लेट का आउटर रीजन अब ये बन जाएगा। अब मुझे इस वाले पॉइंट पे चाहिए दूसरी बार। पहली बार मैंने इस पे निकाला था, 0 आ रहा था, अब दूसरी बार इस पे निकालते हैं। तो इस पे भी जाके हम टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब फिर से क्या होगा, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर की तरफ क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये तो पहले वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, और नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा इधर की तरफ। तो ये दूसरी वाली प्लेट की हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2। अब देखिए इस पॉइंट पर फिर से 2 वेक्टर अपोजिट आ गए, और जब भी 2 वेक्टर अपोजिट आते हैं तो बच्चों टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फिर से कितना आ जाएगा, नेट 0 आ जाएगा ना। 2 वेक्टर अपोजिट हैं तो टोटल निकालने के लिए क्या होते हैं, माइनस होते हैं वो, ठीक है।
यही हमारा लॉ था और ऐसे ही हमने क्लासेस में पढ़ा होता है अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। तो 0 आ रहा होता है, ठीक है। दोनों सॉल्व हो गए। अब थर्ड क्या है, बिटवीन द प्लेट। आइए बिटवीन द प्लेट एक्सप्लेन करते हैं। आउटर रीजन पर हमेशा 0 आ रहा होता है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, अपोजिट बन रहा होता है। चलिए शुरू करते हैं बिटवीन द प्लेट का एक्सप्लेनेशन। अब हमें जो है बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने बिटवीन द प्लेट एक पॉइंट लिया और उस पर जाके टेस्ट चार्ज रखा। अब क्या होगा, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव को इस तरफ को रिपेल करेगा, तो ये आ गया मेरे पे पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज है और माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही आ गई, अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ। तो क्योंकि अब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो टोटल निकालने के लिए उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। A2 भी कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और हाँ एक और बात, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू रखते हैं, साइन नहीं रखते हैं कभी भी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला मैंने, सिर्फ वैल्यू रखते हैं, साइन नहीं रखते हैं इसमें, ठीक है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और आप फटाफट से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को इस साइड जाके कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट करने के लिए मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू लिखता हूँ, वो दे रखा है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 12। यही पढ़ाया गया है आपको, यही पढ़ाया है मैंने भी आपको क्लास में। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1.92 10 की पावर माइनस 10। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों एक्सरसाइज के 24 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन्ड मिल चुके हैं इस वीडियो के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 24 का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। एडिशनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप इसका सेकंड पार्ट देखें जो उसके बाद होगा, और उसमें हम एडिशनल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे।